शास्त्र और मानव शास्त्र दोनों में बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वह है और भूमिका। इस परिस्थिति और भूमिका के अंतर्गत हम परिस्थिति किसे कहते हैं, परिस्थितियों का संगठन, परिस्थिति पदानुसंग, स्टेशन व स्त्रत, प्रतिष्ठा, सम्मान के साथ साथ परिस्थिति के प्रकार जिसमें प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति के आधारों में हम लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी के संबंध, सामाजिक कारक तथा अर्जित में शिक्षा, व्यवसाय। इसके साथ जो दूसरा भाग है भूमिका, उस भूमिका में भी हम भूमिका का अर्थ, परिभाषा, भूमिका की जो अवधारणाएं हैं, भूमिका पालन, भूमिका वर्ण, अभिनय की भूमिका, भूमिका बाधा, भूमिका वंचन, भूमिका प्रत्याशा, भूमिका संघर्ष इत्यादि की चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। तो सर्वप्रथम हम परिस्थिति किसे कहते हैं और उसके साथ जुड़ा हुआ जो भाग है भूमिका, वह क्या है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों को अपने समूह या समाज में कोई न कोई पद अवश्य प्राप्त होता है, किसी का उच्च पद तो किसी का निम्न पद। एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक स्थिति ग्रहण करता है। विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है तो उसकी परिस्थिति उच्च है, लेकिन वही प्रोफेसर खेल के मैदान में अच्छा खिलाड़ी न होने की वजह से उसकी परिस्थिति निम्न हो जाती है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को पद तो जन्म से और उसके प्रयासों से यानी उसकी मेहनत से मिलता रहता है। कहीं पर वो अपनी मेहनत से प्रोफेसर के पद तक प्राप्त होता है, तो कभी वह खेल के मैदान में बहुत अच्छे खिलाड़ी के रूप में एक उच्च पद प्राप्त करता है, तो कहीं पर वह जन्म के साथ पुरुष है या स्त्री है, भाई है या बहन है, इन सब पदों को वो प्राप्त करता है। यही पद तकनीकी शब्द की बात करें तो यह परिस्थिति कहलाती है। यानी समाज शास्त्र में हम पद को परिस्थिति कहते हैं और अंग्रेजी में वह स्टेटस कहलाता है। इलियट व मेरिल ने कहा है कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा विशेष प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। लिंटन ने भी कहा है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। यानी इलियट और मेरिल और लिंटन ने जो परिभाषा दी है उसमें यही कहा है कि व्यक्ति के जन्म के साथ और व्यक्ति के प्रयास और योग्यता के आधार पर जो पद उसे प्राप्त होता है वही पद समाज शास्त्र में परिस्थिति कहलाता है। यानी व्यक्ति जन्म के साथ ही लिंग के नाम पर, उसके बाद नातेदारी के द्वारा, उसके बाद वो अपनी योग्यता के आधार पर कुछ पद धीरे धीरे प्राप्त करता रहता है और उन्हीं पदों को जो एक व्यक्ति द्वारा समाज में रहकर प्राप्त किया जाता है वह उसका परिस्थिति या स्टेटस कहलाता है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्ति के सामाजिक पद का केवल एक भाग है जिसे व्यक्ति समाज में जन्म लेते ही स्वतः प्राप्त करता है या व्यक्ति अपने गुणों या योग्यता के आधार पर इसे प्राप्त करता है। जो पद व्यक्ति चाहे वो अपनी मेहनत से प्राप्त करे चाहे उसको जन्म के साथ प्राप्त हो जाए, वह जो परिस्थिति है उसके साथ जुड़े हुए दो तीन शब्द हैं जो हम परिस्थिति की अवधारणा के रूप में लेते हैं। उनमें एक है परिस्थिति पदानुसंग, स्टेशन एवं स्त्रत। कुछ पद ऐसे होते हैं जो जन रीतियों व रूढ़ियों द्वारा स्वीकृत होते हैं, जबकि कुछ अन्य पद किसी विशिष्ट समिति, संस्था व संगठन में पाए जाते हैं। पहली अवस्था परिस्थिति व दूसरी अवस्था पदानुसंग है। इसका मतलब यह है कि जो जनरीतियां और रूढ़ियों के द्वारा जो पद हमें प्राप्त होता है वह सब तो परिस्थिति है, लेकिन जब किसी संस्था के द्वारा हमें कोई पद प्राप्त होता है, जैसे कोई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, किसी धार्मिक संगठन में धर्म गुरु है, किसी राजनीतिक संगठन में वो राजनीतिक नेता है, तो उसे हम पदानुसंग कहेंगे। यानी है तो परिस्थिति ही लेकिन वह संस्था के अंतर्गत है, इसलिए उसका नाम पदानुसंग कहलाता है।
इसी प्रकार एक शब्द है स्टेशन। स्टेशन का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति के पास अनेक परिस्थितियां होती हैं। जैसे वह समाजशास्त्र का प्रोफेसर है, बहुत सी जमीन का मालिक भी है, व्यापार भी चलाता है, एक बड़े मकान का मालिक भी है, क्लब का मेंबर भी है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। ये सभी परिस्थितियों का मिला जुला योग स्टेशन कहलाता है। तो जब हम स्टेशन की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारे जो पद हैं उन पद को मिला दें, तो जब सब पदों को मिला देंगे तो वह स्टेशन कहलाता है। यानी एक व्यक्ति अनेक पदों से जुड़ा रहता है, वह शिक्षक भी है, वो मालिक भी है, वो पति भी है, वो पिता भी है, वह ससुर भी है। ये सारे पद जो जन्म के साथ और मेहनत के द्वारा, उसे योग्यता के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन सब का जो मिला जुला रूप है उसी को हम स्टेशन कहते हैं। इसके साथ एक शब्द या उदाहरण कहें, एक है स्त्रत। स्त्रत का तात्पर्य यह है कि जो लोग एक ही स्टेशन के सदस्य हैं वे एक स्त्रत का निर्माण करते हैं। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति जो अनेक परिस्थितियों को प्राप्त हैं। जैसे एक व्यक्ति शिक्षक है, साथ में दूसरे पद भी हैं, दूसरा व्यक्ति शिक्षक है, साथ में उसके और अन्य पद हैं, तीसरा व्यक्ति शिक्षक है, उसके साथ और अन्य पद हैं। तो इन सारे व्यक्तियों को जो मिला लेंगे तो हम कहेंगे यह स्त्रत है। इन अनेक परिस्थितियां एक व्यक्ति से और अनेक व्यक्ति अनेक परिस्थितियों से जब जुड़ जाता है तो उसे हम स्त्रत कहते हैं। इसी के साथ दो शब्द परिस्थिति के साथ जुड़े हुए हैं और कई बार हम इन दोनों को एक मान लेते हैं। उनमें एक है प्रतिष्ठा और दूसरा है सम्मान। प्रतिष्ठा व्यक्ति के पद के अनुसार और सम्मान व्यक्ति की भूमिका के अनुसार। अब इसे मैं एक उदाहरण से समझा सकता हूं। मैं जब उदाहरण दूंगा तो यह कहूंगा कि यह प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज और यह सम्मान यानी एस्टीम, ये दो शब्द हैं, प्रेस्टीज और एस्टीम। इनको हम एक नहीं माने, ये दोनों अलग अलग हैं। जब प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो प्रतिष्ठा का सीधा संबंध व्यक्ति की परिस्थिति से है। जैसे विश्वविद्यालय समाजशास्त्र का प्रोफेसर, दूसरा प्रोफेसर, तीसरा प्रोफेसर, ये सारे जो प्रोफेसर्स हैं समाजशास्त्र में उन सब का एक ही स्तर है, उन सब की एक ही परिस्थिति है। तो जब परिस्थिति की बात करेंगे तो समाज की नजर में वह बहुत प्रतिष्ठित पद है जिसे हम प्रोफेसर कहते हैं। इसी तरह डॉक्टर भी एक प्रतिष्ठित पद है। डॉक्टर के साथ इंजीनियर है या कलेक्टर है या पुलिस ऑफिसर, ये सारे वे पद हैं जो परिस्थिति के आधार पर प्रतिष्ठित माने जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो कार्य है वह व्यक्ति को सम्मानित बनाता है या सम्मान दिलाता है। जैसे एक समाजशास्त्र में विभाग में 3 प्रोफेसर हैं, तीनों की प्रतिष्ठा बराबर है, लेकिन तीनों की सम्मान की बात करेंगे तो एक नहीं है। वो कैसे कि एक प्रोफेसर वह है जो विद्यार्थी जब उसके पास जाता है किसी समस्या को लेकर तो सहर्ष उस समस्या का निदान करता है बिना किसी अर्थ के, बिना किसी और लाभ के। दूसरा अध्यापक है जो है तो प्रोफेसर, लेकिन जब विद्यार्थी उसके पास जाएगा तो उसकी समस्या का तो समाधान करेगा, लेकिन साथ में वो यह कहेगा कि मुझे पैसा दो तो मैं समस्या का समाधान करूं। और तीसरा वह अध्यापक है जो विद्यार्थी जब उसके घर जाएगा समस्या को लेकर तो घर में ही नहीं घुसने देगा, उसको डांट कर भगा देगा। अब ये 3 प्रोफेसर तीनों ही प्रतिष्ठित पद लिए हुए हैं, लेकिन जब भूमिका की बात आएगी तो विद्यार्थी उस अध्यापक को अधिक सम्मान देगा जो बिना किसी लाभ के हर समय उसकी समस्या का समाधान करता। वो प्रतिष्ठा के साथ साथ सम्मान हो गया। तो प्रतिष्ठा तीनों की है लेकिन सम्मान तीनों का नहीं है। नंबर 1 जो है वो सबसे अधिक सम्मानित होगा क्योंकि उसकी भूमिका जो है वो विद्यार्थी के साथ अलग प्रकार की है। इसलिए हम प्रतिष्ठा और सम्मान इन दोनों को भी परिस्थिति और भूमिका के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जब कभी हम परिस्थिति की बात करते हैं तो परिस्थिति 2 प्रकार की होती है, एक प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति यह वह परिस्थिति है जो व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर प्राप्त होती है या जिसे प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे राजा का बेटा राजा, जमींदार का बेटा जमींदार, यह जो है जन्म के साथ ही मिल जाती है तो उसे हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। प्रदत्त का मतलब स्वतः मिल जाए,
इसके लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष योग्यता को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जन्म के साथ ही उसे मिल जाए। जैसे बेटा हो जाना, भाई वही पोता भी है, वही नाती भी है, ये सारे जो पद, वो भांजा भी है, वो भतीजा भी, ये सारे पद जो मिलते हैं, ये पद व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। प्रदत्त परिस्थिति का जो पहला आधार है वो है लिंग भेद। लिंग भेद प्रत्येक समाज में देखने को मिलता है। स्त्री पुरुष में भिन्नता, स्त्रियों को एक विशेष परिस्थिति तथा पुरुषों को उससे भिन्न परिस्थिति। जब हम लिंग की बात करते हैं तो स्त्री पुरुष जो दो लिंग हैं, सब दोनों को एक समान पद समाज में प्राप्त नहीं है। कुछ ऐसे भी समाज हैं जिन्हें हम पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं, पैट्रियाटिक सोसाइटी। उन पैट्रियाटिक सोसाइटी में पुरुष को उच्च स्थान तो महिला को निम्न स्थान। इसी तरह जहां मैट्रियाटिक सोसाइटी है, मातृसत्तात्मक परिवार, वहां पर स्त्री होने पर उसका उच्च स्थान होता है और पुरुष होने पर उसका स्थान निम्न। जैसे कई जनजातियों में है, टोडा में है, नायर में है, खस में है, खासी में है, ये सारी वे जनजातियां हैं जो मैट्रियाटिक सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। तो वहां पर स्त्री का पद उच्च है और पुरुष का पद निम्न है। इसी तरह दूसरा जो आधार है वो है आयु भेद। आयु का निर्धारण जन्म से होता है। आयु के आधार पर ही छोटा बड़ा पद प्राप्त होता है। आयु भेद के आधार पर ही एक व्यक्ति को परिस्थिति प्राप्त होती है, जैसे शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ या वृद्ध। जब हम आयु भेद की बात करते हैं तो आयु का निर्धारण जन्म से होता है। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है वहीं से उसके आयु की गणना होती है और उस आयु के विभाजन में यह शिशु है, उसके बाद ये बालक है, उसके बाद ये किशोर है, फिर ये युवा है, फिर ये प्रौढ़ है, फिर वृद्ध है। ये जो पद मिलते हैं ये सीनियर सिटीजन है और ये सीनियर सिटीजन नहीं है। ये आयु के आधार पर है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर वोट देने का अधिकार भी आयु के आधार पर है कि 18 वर्ष की बड़ी आयु का व्यक्ति ही वोट देने का अधिकारी है। तो वोट देने का जो पद है एक एज ए वोटर, वो उसकी आयु से जुड़ा हुआ। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का भी आधार उसकी आयु है। एक निश्चित आयु के बाद ही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उसके पहले नहीं। तो ये आयु है जो व्यक्ति को एक अलग पद प्रदान करती है। इसी तरह नातेदारी संबंध, भाई बहन, माता पिता, मामा, नाना, बुआ, सास ससुर, साला साली, ये सब हमारे नातेदारी के संबंध हैं और नातेदारी के आधार पर ही व्यक्ति को कुछ पद प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति विवाह करता है तो विवाह करने के बाद दो परिवार हैं, एक उसका रक्त संबंधी परिवार, दूसरा उसका विवाह संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवार में उसके पिता है, माता है, दादा है, दादी है। लेकिन विवाह करने के बाद उसे एक नया पद मिला और वो पति बना, वो दामाद बना, वो किसी का जीजा बना, उसको साले का पद मिला, उसे साली, ससुर, सास, ये सारे जो पद हैं ये सब नातेदारी के संबंध हैं। जो व्यक्ति नातेदारी से जुड़ता है उसे ये सब पद प्राप्त होते हैं। इसी तरह तीसरा जो है वो है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में जाति है, प्रजाति के आधार पर भी एक व्यक्ति को समाज में परिस्थिति प्राप्त होती है। जैसे भारतीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र तथा अमेरिकी समाज में श्वेत या निग्रो प्रजाति, गोद लिया हुआ बच्चा, वेश्या का पुत्र आदि। ये सारे वे कारक हैं जो समाज द्वारा एक व्यक्ति को एक अलग प्रकार का पद देते हैं। जैसे हमारे भारतीय समाज में जाति व्यवस्था प्राचीन समय से ही एक प्रमुख व्यवस्था रही है, जिसमें जन्म के आधार पर ब्राह्मण को उच्च और जन्म के आधार पर ही शूद्र को निम्न स्थान दिया जाए, उसका पद निम्न होता था। और जब हम अमेरिकन या दक्षिणी अफ्रीका समाज की बात करें तो वहां पर श्वेत और निग्रो, व्हाइट और ब्लैक, इनके बीच में भी जो अंतर है वो परिस्थिति एक अलग प्रकार की उन्हें जन्म से प्राप्त होती है। इसी तरह जब पैदा होते हैं शिशु तो अधिकांशतया जो सामान्य होते हैं वो सर के बल पैदा होते हैं, लेकिन कई बार कुछ बच्चे जो हैं पैर के बल पैदा होते हैं, उनको एक अलग पद मिल जाता है। कुछ 9 महीने बाद पैदा होते हैं वो सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ 7 महीने बाद पैदा होते हैं उनको एक अलग दर्जा मिल जाता है समाज में। कोई भूरे रंग का होता है तो उसका नाम ही अलग कर देते हैं, कोई एकदम काले रंग का हो तो उसका नाम ही अलग कर। ये सारे जो पद हैं ये सब सामाजिक कारक के आधार पर ही एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
इसी तरह जब परिस्थिति की बात करते हैं तो परिस्थिति में दूसरा जो प्रकार है वो है अर्जित परिस्थिति। परिस्थिति का निर्धारण जब व्यक्ति की योग्यता से होता है तो उसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। व्यक्ति अपनी शिक्षा से प्रोफेसर, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनता है, वे सभी अर्जित परिस्थिति के उदाहरण हैं। तो जब हम अर्जित परिस्थिति की बात करें, अर्जित मतलब प्राप्त करना, जन्म से नहीं, योग्यता से, अपनी मेहनत से, अपनी विशेषता के आधार पर जब व्यक्ति कुछ गुणों को प्राप्त करता है तो उन गुणों के आधार पर ही व्यक्ति को एक अलग परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बना तो डॉक्टर जन्म से नहीं बन जाता है, के लिए उसको साइंस बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद 12th का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद जो ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम है उसमें अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी और उस मेरिट में आने के बाद वो मेडिकल की एजुकेशन के लिए क्वालिफाई करेगा, तब वो डॉक्टर बने। यानी ये सारी अगर योग्यताएं उसमें हैं तो वो डॉक्टर बन सकता है। इसी तरह अगर किसी को विश्वविद्यालय में अध्यापक बनना है तो इसके लिए उसको एमए पढ़ना पड़ेगा, एमए के बाद उसको नेट या सेट या पीएचडी, उसके बाद वह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का पद प्राप्त कर सकता है। तो ये सारे के सारे अपनी योग्यताओं के आधार पर जिसको हम अर्जन करते हैं, इसीलिए उसको अर्जित परिस्थिति कहते हैं। जब हम परिस्थिति की बात करते हैं तो उसके साथ एक दूसरा पहलू है और वह है भूमिका। और कहते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक उसका सैद्धांतिक पक्ष है, दूसरा उसका व्यवहारिक पक्ष है। सैद्धांतिक पक्ष तो उसकी परिस्थिति है और उसके साथ व्यवहारिक पक्ष जो है वो उसकी भूमिका है, जिसे हम अंग्रेजी में रोल कहते हैं। भूमिका परिस्थिति के साथ भूमिका की अवधारणा जुड़ी हुई है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लिंटन ने कहा है कि भूमिका परिस्थिति का गुणात्मक पक्ष है। जब व्यक्ति को समाज में जो परिस्थिति प्राप्त होती है उस परिस्थिति के अनुरूप जो कार्य है वो उसकी भूमिका है। यानी मैंने कहा था कि ये तकनीकी शब्द है भूमिका। साधारण बोलचाल में कहें तो हम कहेंगे उसका कार्य, एक व्यक्ति का कार्य, डॉक्टर का कार्य, प्रोफेसर का कार्य, इंजीनियर का कार्य, तो वो कार्य न कहकर हम समाज शास्त्र में उसे भूमिका कहते हैं। डॉक्टर की भूमिका, अध्यापक की भूमिका, मुख्यमंत्री की भूमिका इत्यादि, यानी जो कार्य है वही तकनीकी शब्द में भूमिका कहलाती है। इस भूमिका की जब बात करते हैं तो एक व्यक्ति की जब अर्जित परिस्थिति है तो उसकी भूमिका भी अर्जित होगी। अगर उसका पद जन्म से मिला हुआ है तो प्रदत्त है तो उसकी भूमिका भी प्रदत्त है। जब भूमिका की बात करते हैं तो परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई व्यक्ति की जो कार्य है, कार्य प्रणाली है या जो समाज द्वारा स्वीकृत कार्य है, उसी कार्य को हम भूमिका कहते हैं। अब उसके साथ जुड़े हुए कुछ शब्द हैं जिसको हम भूमिका की अवधारणाएं कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिसको भी समझना आवश्यक है। उसमें सबसे पहले है भूमिका पालन। हम अंग्रेजी में कहेंगे रोल प्लेइंग, यानी आपको रोल प्ले करना है। जब कोई व्यक्ति समाज द्वारा दी गई भूमिका का पालन करता है तो वह उसकी भूमिका पालन कहलाती है। जैसे समाज में एक अध्यापक है तो अध्यापक अपनी भूमिका का निर्वहन करे कि वो विद्यार्थियों को शिक्षा दे। अगर एक डॉक्टर है तो उसका समाज द्वारा जो स्वीकृत कार्य है वो है कि अपने बीमारी जो लेकर आता है व्यक्ति बीमार पेशेंट, उसको देखे, उसका इलाज करे, तो ये उसकी भूमिका पालन कहलाती है। इसी तरह दूसरा है भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग, रोल ले रहे हैं हम लोग। भूमिका ग्रहण का तात्पर्य व्यक्ति की विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना सीखने से है। यानी विशिष्ट भूमिकाएं, हम एक जैसे मान लीजिए मैं घर में हूं बेटे के रूप में या पति के रूप में, अब मुझे विश्वविद्यालय जाना है पढ़ाने के लिए, तो अब मेरी विशिष्ट भूमिका हो गई। वहां जाकर मैं उस तरह का व्यवहार करूंगा जो उस संस्था के अंतर्गत अपेक्षित है। अब मैं वहां विद्यार्थियों के बीच एक सामाजिक दूरी बनाते हुए शिक्षा देने का जो कार्य करूंगा वो मेरा विशिष्ट भूमिका है। अब मैं वहां से अगर किसी और क्लब में जाता हूं, वहां मैं अध्यक्ष हूं, तो अध्यक्ष होने के साथ मेरी वहां विशिष्ट भूमिका है। मैं वहां अध्यापक वाली भूमिका नहीं निभाऊंगा, वहां मैं अध्यक्ष वाली भूमिका निभाऊंगा। तो जैसे जैसे हम स्थान बदलते हैं हमारी परिस्थिति बदल जाती है, तो वहां जो परिस्थिति उसको हम विशिष्ट परिस्थिति कहते हैं।
इसके साथ अभिनय की भूमिका, प्लेइंग ऑफ रोल। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की भूमिका निभाता है तो वह अभिनय की भूमिका कहलाती है। जैसे रामायण में राम की भूमिका। जब हम कहते हैं रोल प्लेइंग, तो उसके साथ जुड़ा हुआ प्लेइंग ऑफ रोल। एक तो रोल प्ले करना, जो हमको पद मिला है, लेकिन कई बार हमको वो पद नहीं मिला है, लेकिन हम उस पद के अनुरूप भूमिका निभाना चाहते हैं किसी विशेष अवसर पर। जब टेलीविजन में रामायण या महाभारत सीरियल आते थे तो हम कई बार कहते हैं राम की भूमिका अरुण गोविल ने बहुत अच्छी निभाई, या दीपिका चिकलिया ने जो द्रौपदी का रोल किया वो बहुत अच्छा। तो ये जो किसी और की भूमिका का निर्वहन करना है, या हम कहें कि चांदनी में श्रीदेवी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई चांदनी में, या गब्बर सिंह ने शोले में बहुत अच्छा रोल प्ले किया गब्बर का, ये सारा प्लेइंग ऑफ रोल कहलाता है। इसी तरह एक और अवधारणा है और वह है भूमिका बाधा, रोल हैंडीकैप। जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका निभाना चाहता है परंतु दूसरा उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है तो वह भूमिका बाधा। जैसे मैं विश्वविद्यालय गया और मुझे वहां पढ़ाना है अपने बच्चों को। मैं जब कॉलेज पहुंचा तो मुझे लगा कि वहां चपरासी जितने हैं वो सब हड़ताल पे हैं और वो कमरे का ताला नहीं खोल रहे हैं। मैं अपनी भूमिका निभाना चाहता हूं, लेकिन वहां पर किसी अन्य ने मेरी उस भूमिका को निभाने के मार्ग में रुकावट डाली। मैं घर बैठकर पढ़ाना चाहता हूं अपने बच्चों को, लेकिन बाहर जोर जोर से माइक पर इतनी तेज आवाज है कि मैं अपने बच्चों को सही नहीं पढ़ा सकता, तो वह रोल हैंडीकैप है। यानी उसके बीच में रुकावट आ गई। मेरी भूमिका मुझे निभानी थी लेकिन उसमें बाधा उत्पन्न हो गई। इसी तरह रोल बंचन, रोल डिस्पोजेशन, पुरानी भूमिका को छोड़ नई भूमिका का निर्वहन भूमिका बंचन कहलाता है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। पहले एक भूमिका ग्रहण करते हैं, कुछ समय बाद उसको छोड़ देते हैं, दूसरी भूमिका ग्रहण कर लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति जब पैदा हुआ तो वह एक भूमिका उसके पास है, वो है बेटे के रूप में, उसकी अलग भूमिका है। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, बड़े होने पर उसका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद उसको पति की भूमिका मिल गई। उसके बाद कहीं डॉक्टर है तो डॉक्टर की भूमिका मिल गई। तो वो एक भूमिका को छोड़कर दूसरी भूमिका को ग्रहण करें। या इसको दूसरे उदाहरण से हम समझना चाहें तो एक व्यक्ति विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लगा, कुछ सालों बाद वो एसोसिएट प्रोफेसर बन गया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका छोड़ दी और एसोसिएट प्रोफेसर की भूमिका अपना लेगा। एसोसिएट प्रोफेसर के बाद वो प्रोफेसर बन गया तो वो असिस्टेंट और एसोसिएट दोनों को छोड़ देगा और वो प्रोफेसर का पद या उसकी भूमिका। तो एक पद को छोड़कर, एक भूमिका को छोड़कर दूसरी भूमिका को ग्रहण करना, यह भूमिका बंचन कहलाता है। इसके साथ एक शब्द और है भूमिका प्रत्याशा। पद के अनुरूप व्यक्ति की भूमिका समाज के नजर में भूमिका प्रत्याशा है, यानी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सोसाइटी। समाज हमसे क्या अपेक्षा करता है और हम वो अपेक्षा के अनुरूप किस तरह की भूमिका का निर्वहन करते हैं, वही हमारा रोल एक्सपेक्टेशन है। जैसे एक अध्यापक का पद किसी व्यक्ति को मिला है तो समाज उससे क्या अपेक्षा करता है। समाज उससे यही अपेक्षा करेगा कि वह विद्यार्थियों को सही शिक्षा दे, और अगर वह वही भूमिका का निर्वहन करता है तो उसे हम रोल एक्सपेक्टेशन कहते हैं, भूमिका प्रत्याशा। एक पति के रूप में जिसको एक पद मिला है तो भूमिका क्या होगी, पत्नी के सुख दुख में सहभागी, उसका मित्र बनकर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। अगर वो वही काम कर रहा है तो उसे हम रोल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। इसके साथ एक शब्द और है, एक अवधारणा और जुड़ी हुई, और वो है रोल कॉन्फ्लिक्ट, भूमिका संघर्ष। एक व्यक्ति द्वारा दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों को ग्रहण करने पर उन दोनों के अनुरूप भूमिका निभाने में बाधा उत्पन्न भूमिका संघर्ष कहलाता है। बहुत सरल उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट यानी मतलब दो रोल हैं व्यक्ति के पास और वो दोनों को निभाना चाहता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, एक जज है और वो जज न्यायालय में जज की कुर्सी पर बैठा है और समाज क्या अपेक्षा करता है कि वह निर्णय सही देगा।
अब उसी न्यायालय में उसका पुत्र पुलिस पकड़ कर ले आए एक अपराधी के रूप में। अब दोनों के साथ जो भूमिका है कि वो एक तरफ तो न्यायाधीश है तो दूसरी तरफ एक पिता भी है। अब वो पिता की भूमिका का निर्वहन करे या न्यायाधीश की भूमिका का निर्वहन करे, उसके मन में जो अंतर्द्वंद है, अगर मैं पिता की भूमिका का निर्वहन करूंगा तो मैं उसके विरुद्ध काम कर रहा हूं, अगर मैं न्यायाधीश के रूप में काम करूंगा तो पिता की भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाऊंगा। तो इन दोनों के बीच जो संघर्ष है वो संघर्ष ही भूमिका संघर्ष कहलाता है। तो ये जो बात हमने की भूमिका और परिस्थिति, हम ये कह सकते हैं कि भूमिका के साथ साथ परिस्थिति और परिस्थिति के साथ भूमिका जो दोनों जुड़ी हुई हैं। परिस्थिति संरचनात्मक तथा भूमिका उसका प्रकार्यात्मक पहलू हैं। व्यक्ति समाज में पैदा होते ही कुछ परिस्थितियां जन्म से प्राप्त हो जाती हैं, परंतु वही व्यक्ति समाज में अपनी योग्यता विशेषता के द्वारा जो पद प्राप्त करता है वो उसकी अर्जित परिस्थिति है। जो भी परिस्थिति व्यक्ति प्राप्त करता है उस परिस्थिति से जुड़ी जो कार्य विधि है वो उसकी भूमिका कहलाती है। अर्जित परिस्थिति की अर्जित भूमिका, वो प्रदत्त परिस्थिति की प्रदत्त भूमिका। परंतु समय के साथ साथ भूमिका की अपेक्षाओं में भी परिवर्तन आया है। यानी ये कहना चाहेंगे हम लोग यहाँ पर कि परिस्थिति और भूमिका जो दोनों एक दूसरे से अटूट संबंध बनाए हुए हैं। परिस्थिति भूमिका के बिना अधूरी और भूमिका परिस्थिति के बिना अधूरा, यानी दोनों एक दूसरे का पर्याय हैं। इसलिए कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो हमने आज बात की परिस्थिति और भूमिका की, तो परिस्थिति सीधा सा अगर बात कहूं तो एक पद है जो व्यक्ति या तो जन्म से प्राप्त करता है या वो अपनी योग्यता और विशेषता के द्वारा प्राप्त करता है। तो जब योग्यता से प्राप्त करेगा तो अर्जित, और जब जन्म से प्राप्त होगी तो वह प्रदत्त परिस्थिति, और उसी के साथ जुड़ा हुआ उसका कार्य है जिसको हम भूमिका कहते हैं। तो भूमिका में बहुत सारी शब्द हैं, बहुत सारी अवधारणाएं हैं जिनको हमने आज समझा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने आज आपको बताया परिस्थिति और भूमिका वो आप सही समझ पाए होंगे। धन्यवाद।